Hello students, welcome to Rishan Servitech. I am Ashish Singh, a science teacher, or I hope you are fine. And we are going to study about the first part of your first chapter, which name is crop production and management. Students, this is the first part, and according to the strategy of this chapter, we are going to complete this chapter in two part or in two session. After this, we have to study about the first part. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये हमारा साइंस बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट के बाद हम लोग एक पार्ट और पढ़ेंगे और उस पार्ट में जाके हम लोग इस अपने चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को, कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें वो सारी बातें आपको हम बताएंगे जो आपको एक गांव में ले जाके एक किसान के सारे तरीके से क्या कराएगा, आपको रूबरू कराएगा। आपको हम वर्चुअली ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक अनाज को कैसे हम क्या करते हैं, जन्म देते हैं। एक अनाज जो है वो खाने योग्य बन के हमारे घर में आता है, ठीक है, तो वो कैसे आता है, यानी एक बीज से लेके, एक सीड से लेके और एक खाने योग्य तरीके तक उसका जो सफर है, उसका जो जर्नी है, उसमें किसान को क्या क्या करना पड़ता है, फार्मर को कौन कौन से प्रैक्टिसेस को करने पड़ते हैं, कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही कारण है कि ये चैप्टर बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रात को रोटी तो खा रहे होंगे, इतना पता है कि वो रोटी आटे से बना है, लेकिन अब उस आटा आपके घर तक आया तो वो आटा कितना जर्नी करके आया है। कभी वो आटा एक गेहूं का बीज था, गेहूं नहीं था ना, गेहूं का क्या था, बीज था। अब वो गेहूं का बीज खेत में गया, खेत में उसको अच्छे से लगाया गया, उसको पानी दिया गया, उसको खाद दिया गया, उसको कुछ दिनों तक छोड़ा गया, फिर उसको काटा गया, अच्छे से उसको क्या किया गया, स्टोर किया गया, फिर वो मार्केट में आया, फिर वो आपके घर में आया, फिर वो क्या हुआ, आपका आटे में कन्वर्ट हुआ, फिर उससे आपका रोटी बना। इस कंप्लीट जर्नी को हम लोग हर एक तरह के ग्रेन्स के, हर एक तरह के क्रॉप्स के इस कंप्लीट जर्नी को हम इस चैप्टर में जानेंगे बाबू। तो आइए हम लोग अच्छे से एनर्जी के साथ, एक बहुत बेहतरीन एनर्जी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब कि कैसे हम किसी फसल को तैयार करते हैं, कैसे हम किसी फसल को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद उसको किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं, किस प्रकार से उसको हार्वेस्ट करेंगे, किस प्रकार से उसको साफ करेंगे, किस प्रकार से उसको स्टोर करेंगे, कौन कौन से डिस्टर्बिंग एलिमेंट से उसको हम बचाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में, इस पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि कैसे हम किसी फसल को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के बाद उसके रख रखाव को, या उस क्रॉप को, उस ग्रेन्स को किस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, इसके बारे में हमको समझना है। तो अब चलते हैं, हम ये देखते हैं कि हम इसमें आपका बेसिकली किस किस तरह के चीजों को, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे अपने क्रॉप के सीजन को, यानी कि वेदर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉप को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं और उन क्रॉप्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे, यानी कि अगर कोई भी किसान किसी खास प्रकार के प्लांट को या क्रॉप को क्या करता है, बोता है, बोने के बाद उसको क्या करता है, तैयार करता है, काटता है, घर तक लाता है, तो इस कंप्लीट जर्नी में कौन कौन से एक्टिविटी को वो किसान करता है, उसको हम लोग इस बेसिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, प्रैक्टिसेस में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स आपके फूड के सोर्स कैसे हैं, ठीक है, या उन फूड के सोर्स के चलते हम लोग उस एनिमल्स को क्यों क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, उस एनिमल्स को क्यों हम लोग पालते हैं। ठीक है, ये इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रॉप होता क्या है। ठीक है, क्रॉप होता क्या है और इस क्रॉप के सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए,
क्रॉप क्या होता है? तो जब किसी खास प्रकार के प्लांट को, आप किसी खास प्रकार के पौधे को, किसी खास प्रकार के प्लांट को बहुत ही ज्यादा स्केल पे, बहुत ही ह्यूज एरिया पे, बहुत ही ज्यादा मास पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा संख्या में आप कल्टीवेट करते हो, ग्रो करते हो, सोन करते हो, इसी प्रैक्टिस को, इसी का आपकी ह्यूज कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, यानी कि क्रॉप कहते हैं। यानी कि जब हम एकड़ के एकड़ में आपका बहुत ही लार्ज स्केल में गेहूं लगा दिए, धान लगा दिए, ठीक है, हम लोग मेज लगा दिए, पल्सेस को लगा दिए, ठीक है, या आपके ऑयल सीड्स को लगा दिए, इन सब चीजों को बहुत ही लार्ज स्केल पे लगा दिए, तो अब वो क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा, ना कि प्लांट कहलाएगा। तो जब किसी खास प्रकार के प्लांट को एक ह्यूज स्केल पे क्या किया जाए? कल्टीवेट किया जाए अपने ग्रेन्स के लिए या हम लोग किसी भी पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अब देखिए, ये जो क्रॉप होते हैं, इस क्रॉप का रिक्वायरमेंट जो होता है, इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इस क्रॉप को हम लोग एज ए सीजन दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है कि ऐसे क्रॉप जिनको प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर की जरूरत होती है, और दूसरा होता है कि ऐसे क्रॉप जिनको वाटर का जरूरत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट होता है। एक आपका होता है हाई वाटर रिक्वायरमेंट और एक होता है लेस वाटर रिक्वायरमेंट। तो जो हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप होते हैं उनको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। और जो आपके लेस वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप होते हैं उनको हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। अगर हम खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिफरेंस का बात करें, तो ऐसे क्रॉप जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोए जाएं, लगाए जाए, और मार्च और अप्रैल के महीने में उनका कटाई हो या काटे जाएं, ठीक है, ऐसे क्रॉप जो अक्टूबर या नवंबर के महीने में बोए जाएं और मार्च अप्रैल के महीने में काटे जाएं, इस तरह के क्रॉप को हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। और खरीफ क्रॉप जब ये मार्च अप्रैल के महीने में कट जाता है, उसके बाद जो वर्षा होती है, तो वर्षा के पानी के बाद जून जुलाई के महीने में इस खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीने में इस को काटा जाता है। अब समझिए कि जो हमारा वर्षा ऋतु है, जुलाई अगस्त सितंबर, इस जुलाई अगस्त सितंबर में हमारा एक खरीफ क्रॉप लगा हुआ होता है फील्ड में। इसका मतलब कि डायरेक्ट आपको पता चल गया कि इस खरीफ क्रॉप को पानी का मात्रा ज्यादा रिक्वायर्ड है और इस रबी क्रॉप को आपका कम मात्रा में पानी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब चूंकि आपका रबी क्रॉप का जो जर्नी है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होकर मार्च अप्रैल तक चलता है, और अक्टूबर नवंबर से लेके और फरवरी मार्च तक का जो मंथ होता है ये विंटर होता है, इसलिए हम लोग रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप के भी नाम से जानते हैं और खरीफ क्रॉप को हम लोग समर क्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो हमारा रबी क्रॉप है ये आपका मॉनसून पे डिपेंड नहीं करता है। तो मॉनसून पे डिपेंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसको वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, और खरीफ क्रॉप मॉनसून पे डिपेंड करता है क्योंकि इसको वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब कुछ एग्जांपल्स का हम बात करें तो वीट का मतलब गेहूं का जो खेती है, गेहूं का जो आपका एग्रीकल्चर होता है, ये आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में, और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है मार्च अप्रैल के महीने में होता है। तो अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में होता है, इसलिए गेहूं में आपका वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है। सरसों यानी कि मस्टर्ड में वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है। बार्ली यानी कि जौ में वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है। इसलिए वीट, मस्टर्ड या बार्ली ये आप लोग ये किस तरह के क्रॉप में आते हैं? रबी क्रॉप में आते हैं। और अगर हम खरीफ क्रॉप का बात करें तो राइस, डायरेक्ट राइस तो हम लोग नहीं ग्रो करते, हम लोग क्या ग्रो करते हैं? पैडी ग्रो करते हैं, यानी कि धान ग्रो करते हैं, और इस पैडी में से क्या निकलता है? राइस निकलता है। तो पैडी जो है ये आपका खरीफ क्रॉप है, यानी कि ये आपका जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक चलने वाला आपका क्रॉप है, होने वाला क्रॉप है, और इसको वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। मेज को वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। दाल जो है, पल्सेज हैं, इनको वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, इसलिए खरीफ क्रॉप में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमको नेक्स्ट बात करना था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि जो भी हम लोग किसी खास प्रकार के फसल को तैयार करते हैं तो उस फसल को तैयार करने में कौन कौन से एक्टिविटी को एक किसान करता है उसके बारे में। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? उसमें खाद डालेंगे, मैन्योरिंग करेंगे। फिर हम लोग क्या डालेंगे? खाद डालेंगे। उसके बाद अभी आप लोग इन दोनों पॉइंट को छोड़िए, सीधे ये आइए। पहला आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा मैन्योरिंग,
तीसरा है हम लोग उसमें क्या करेंगे, सीड को सो करेंगे, यानी सीड को हम लोग बोएंगे, सो करेंगे, ठीक है। या सीड को लगाने का एक तो सीड सोइंग तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका होता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन ये दोनों तरीके में हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में न्यू क्रॉप को क्या करते हैं, हम लोग जर्मिनेट करते हैं, इम्बेड करते हैं, इन दोनों तरीकों में, ठीक है। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस आपको हम आगे बताएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन, पानी की सिंचाई करेंगे। फिर जब ये पक के तैयार होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे। अब हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एक बार किसी खेत में फसल लगा दिए, और जब तक उसको हम काटते नहीं है, हार्वेस्ट नहीं करते हैं, तब तक हमको क्या करना होता है, उस फसल को प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट करना होता है। और जब एक बार फसल कट गया, उसके बाद जो अनाज निकला, जो ग्रेन्स निकले, उनको हमको क्या करना है, स्टोर भी करना होता है अच्छे तरीके से। और स्टोरिंग का सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको गीला स्टोर कर देते हो, अगर किसी खास प्रकार के रोडेंट्स की जगह पे आप स्टोर कर देते हो, चूहों की जनसंख्या जहां है वहां स्टोर कर देते हो, तो वो पूरी तरीके से फसल को क्या करेंगे, उस अनाज को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो हर एक चीज का एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए कि किस टाइप के सीड को हम चूज करें अपने खेत में लगाने के लिए, कितना पानी दें, कैसे हार्वेस्ट करें, कैसे उसको स्टोर करें, एक प्रॉपर सेंस होना चाहिए अपने फसल को तैयार करने के लिए। चलिए, अब सबसे पहला मान लीजिए कि हम लोग एक जर्नी शुरू कर रहे हैं, एक हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक हम लोग जर्नी शुरू कर रहे हैं, किसका, एक छोटे से बीज को एक बड़े से क्रॉप के पूरे कंप्लीट एरिया में कन्वर्ट करने का। यानी हम लोग सोच रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर प्लांट का क्या करें, खेती करें। तो सबसे पहले अगर हम ये हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि हम लोग किसी प्लांट का खेती करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। यानी कि जो हमारा लैंड है, जो हमारा खेत है, उसके सॉइल को हम इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे ताकि उस खेत में अच्छे तरीके से वो क्रॉप जो है ये ज्यादा मात्रा में आपका तैयार हो सके। तो सॉइल को प्रिपेयर करने का दो तरीका होता है, एक होता है प्लॉइंग का और एक होता है लेवलिंग का। प्लॉइंग क्या होता है, तो प्लॉइंग का मतलब होता है जोतना, जुताई जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल तरीके से और मैकेनिकल तरीके से, दोनों तरीके से उस खेत को टोटली हम लोग क्या करेंगे, लूज कर देंगे। उस खेत का जो स्ट्रेंथ होगा उसको हम लोग तोड़ेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुदाल चलाएंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक्टर से उसकी जुताई करेंगे, ब्लेड्स को लगवा के उसके सॉइल को पूरी तरीके से तोड़ के पूरा लूज कर देंगे। लूज इसलिए करेंगे कि नीचे का जो न्यूट्रिएंट है वो आपका कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए। जब हम लोग कुदाल चलाते हैं तो हम लोग नीचे से मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं, यानी जो मिट्टी नीचे दबी हुई है उसको हम लोग ऊपर लेके आ रहे हैं। तो नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आ रहा है, कहने क्यों, क्योंकि नीचे न्यूट्रिएंट्स दबे हुए हैं, नीचे हमारे फास्फोरस है, नीचे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, उसको हम उखाड़ के और लेके ऊपर डाल रहे हैं। यानी कि हम अपने ऊपर वाले सरफेस पे न्यूट्रिएंट की मात्रा को क्या कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं, ठीक है। और तब उसमें हम सॉइल को क्या, ये अपने सीड को क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पहले सॉइल तैयार करेंगे, यानी कि हम लोग सॉइल की जुताई करेंगे, और जुताई करने के बाद जो बड़े बड़े आपके टुकड़े होंगे, मिट्टी के टुकड़े जो होंगे, उनको पीट के या किसी भी तरीके से एक लेवल में एकदम समतल बना देंगे, प्लेन बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवलिंग बोलेंगे। अब देखिए, प्लॉइंग करने के लिए आपको हम बताएं कि मैनुअल तरीका यानी कुदाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ट्रैक्टर से जो आपका 9 ब्लेड्स या आप उससे भी ज्यादा संख्या में जो ब्लेड्स आते हैं, उनको ट्रैक्टर लेके क्या करती है, आपका ट्रैक्टर लेके चलती है और पीछे से वो खेत को जोतते चलती है। तो उस मशीन का भी हम लोग, उस डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब जोतने के बाद, यानी जब खेत जोता गया, यानी कि खेत में प्लॉइंग हो गया, तो जो बड़े बड़े पीसेस में जो सॉइल होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना और एक लेवल में कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायर होता है। अब देखिए, फार्मर्स को कुछ स्पेशल औजारों की, कुछ स्पेशल टूल्स की आवश्यकता होती है अपने प्लॉइंग या लेवलिंग में, जिसमें आपका कौन कौन सा टूल्स आ सकता है, तो आपका हो आएगा, प्लाऊ आएगा या कल्टीवेटर आएगा।
द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मान लीजिए कि आपका सॉइल जो है वो पूरी तरीके से आपका जोता के लेवल होकर तैयार हो गया। अब हमारा काम है उसमें सीड को क्या करना, पुट करना, उसमें सीड को क्या करना, डालना। तो हम लोग जब ज्यादा संख्या में सीड को किसी तरीके से उसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं, डालते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। सोइंग यानी कि खाद, ये सीड को क्या करना, अपने खेत में डालना। कब? जब हमारा सॉइल क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया तब। ठीक है, अब देखिए, अब हमको जानना है कि किसी सीड को सोइंग करने के वक्त या किसी सीड को सो करने के वक्त किस किस बातों को एक किसान को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कि देखिए, ये जो कृषि है ना, कृषि करना है, किसी पर्टिकुलर प्लांट को आप क्रॉप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या किसी क्रॉप को आप अच्छी तरीके से जर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उस हर एक एक्टिविटी में आपको दिमाग की आवश्यकता बहुत है। कहीं पे भी अगर कोई गलती हुई तो वो क्रॉप जो है वो खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है किसी कृषि को करने के लिए। तो सबसे पहला काम है कि किस तरीके से हम सीड को क्या करें, उसमें बोएं। तो सीड को बोने का या सीड को लगाने का, सीड को सॉइल में पुट करने का भी बहुत सारा तरीका है। तो कौन कौन सी बातों को एक किसान हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए? कब? जब वो सीड को सो कर रहा है तब। सीड शुड बी सो इन द प्रॉपर सीजन इन द मॉइस्ट एंड मॉइस्ट सॉइल। पहली बात तो सीजन ध्यान में रखो कि किस तरह के क्रॉप के सीड को किस सीजन में हमको क्या करना है, डालना है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, सबसे बड़ा चीज। ठीक है, मॉइस्चर कितना चाहिए सॉइल में, इसको ध्यान में हमेशा रखना होगा। सीड शुड बी सो एट द करेक्ट डेप्थ। उस सीड को सो करना है कितनी गहराई में, कितनी गहराई में। ज्यादा नीचे लगा दोगे वो आपका पनप की उसका सीडलिंग ऊपर नहीं आएगा। ऊपर ही रख दोगे तो उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट, वाटर और मिनरल्स नहीं मिलेगा। तो कितना गहराई में किसी सीड को रखना है, इसको हमेशा अपने दिमाग में डालना होगा। ठीक है, दूसरा है कि सीड शुड बी सो एट द प्रॉपर स्पेसिंग टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ठीक है, एक सीड को दूसरे सीड से प्रॉपर स्पेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप दो या दो से ज्यादा सीड के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं देते हो तो एक ही जगह पे पूरे सीड्स का भीड़ लग जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा और उस पार्टिकुलर जगह में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और उनमें से कोई भी सीड एक अच्छा क्रॉप में, एक अच्छी फसल में तैयार कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपके सीड्स में कितना आपका गैपिंग होना चाहिए, दो से ज्यादा जो सीड्स हैं उनके बीच में कितना गैपिंग होना चाहिए, ये आपका बहुत जरूरी है। गैपिंग बहुत मायने रखता है, उनके स्पेस, जो उनके बीच का स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ, तो बच्चों आपको हम बता रहे थे कि ये जो सीड को सो करने का, बोने का जो तरीका होता है वो दो तरीके का होता है। एक आपका होता है मैनुअल मेथड और एक होता है आपका मैकेनिकल मेथड। तो अभी आपने मैनुअल मेथड को अच्छे से देख लिया। अब हम लोग जानेंगे मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड यानी कि ऐसा मेथड जिसमें हम लोग मशीन का यूज करके, डिवाइसेस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी बीज को अपने खेत के अंदर या अपने फील्ड के अंदर, फार्म के अंदर, सॉइल के अंदर उसको इम्बेड करेंगे। तो मैकेनिकल मेथड में बेसिकली आपका होता क्या है कि आपका मशीन्स होते हैं, उस मशीन में क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस में ब्लेड निकला होता है। ये ब्लेड देखिए प्रॉपर डिस्टेंस पे है। अब ये मशीन एक साथ उस ब्लेड को सॉइल में इम्बेड करेंगे और सॉइल में एक प्रॉपर डेप्थ तक उसको क्या करेंगे, प्रॉपर डेप्थ तक उसको नीचे लेके जाएंगे और वहां पे एक होल बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, अब उस गड्ढे के अंदर वहीं से आपका बीज निकलने का तरीका, बीज निकलने का रास्ता होता है। वहीं से उस गड्ढे में क्या हो जाएगा, सीड निकल के उस गड्ढे के अंदर जाके क्या हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा। तो इस तरीके, ये जो तरीका होता है ये होता है हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे मैनुअल मेथड से, क्योंकि मैनुअल मेथड में सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस दे पाना यह मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग हाथ से उसको स्कैटर करते हैं। तो हाथ से स्कैटर करते हैं तो सारे सीड्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा, ये आपका कोई भी आपका नहीं कर सकता है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस के बीच में सारे सीड को क्या करे, स्कैटर करे। वहां पे डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैनुअल मेथड में आपका सारे सीड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर होता है, सेम होता है। और दूसरी बात कि मैनुअल मेथड को करने के बाद हम लोग ह्यूमन लेबर को काफी ज्यादा तरीके में सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो हमारा ह्यूमन लेबर होता है वो काफी ज्यादा बच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है अपने
क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ठीक है, आपको हम बताए थे कि जो हम लोग इम्पॉर्टेंट अपना प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, उनमें जो हमारा सोइंग ऑफ सीड होता है, इस सोइंग ऑफ सीड का एक अल्टरनेट तरीका होता है क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। और क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है ये आप समझो। तो क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन होता है कि कुछ ऐसे आपके क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपका राइस हो गया यानी कि पैडी हो गया, चिल्लीज हो गए, टोमेटो हो गए, ठीक है, या कुछ वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। अब इनके जो सीड होते हैं, इनको एक पर्टिकुलर जगह पे क्या किया जाता है, इम्बेड किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है। जब वो सीड एक पर्टिकुलर लेंथ में यानी सीडलिंग को कन्वर्ट कर देता है, या जब वो सीड एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सीडलिंग में वो आपका बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो फिर उस सीडलिंग को वहां से निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद अपने बड़े से फार्म पे, जो हम लोग का लैंड है, जो हम लोग का खेत है, वहां जाके उसको जर्मिनेट किया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां पे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास पैडी का क्या है, सीड है, हमारे पास पैडी का सीड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से लैंड पे, ठीक है, एक छोटे से लैंड पे उस सीड को पूरी तरीके से स्कैटर कर देंगे, एक छोटे से लैंड पे उस सीड को पूरी तरीके से स्कैटर कर देंगे, और वेट करेंगे 1 महीने तक कि वो सीड क्या करे, एक प्रॉपर लेंथ ऑफ सीडलिंग में कन्वर्ट हो। ये उस सीड से सीडलिंग निकलेगा एक प्रॉपर लेंथ का निकलेगा, ठीक है। अब वहां से उस सीडलिंग को हम लोग क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे, निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अपने बड़े से लैंड पे लेके आएंगे, और वहां एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उस सीडलिंग को हम इम्बेड करेंगे, और ये आगे चल के बड़े बड़े क्रॉप्स में, यानी ज्यादा मात्रा में के क्रॉप्स में क्या होगा, चेंज होगा, एक प्रॉपर फसल में क्या होगा, चेंज होगा। तो ये जो तरीका है कि एक जगह सीड को जर्मिनेट करके सीडलिंग में कन्वर्ट करना, सीड को सीडलिंग में, पहले जगह पे सीड को किसमें चेंज करेंगे, हम लोग सीडलिंग में कन्वर्ट करेंगे, और देन उस सीडलिंग को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, क्रॉप में। तो जो हमारा जिस जगह पे हम लोग सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट किए हैं, उसको हम नर्सरी बोलेंगे, या नर्सरी में हम लोग सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट करते हैं। और फिर जो हमारा फार्म लैंड है, जो हमारा खेत है, वहां पे हम लोग सीडलिंग को कन्वर्ट करते हैं किसमें, क्रॉप में। अब वहां पे क्रॉप जाके आपका तैयार होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए इस क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज क्या होता है, बहुत अच्छा खासा एडवांटेज है। तो एडवांटेज ये होता है कि जो किसान होते हैं वो हेल्दी सीडलिंग को सिलेक्ट करने में एबल होते हैं। कि मान लो कि बहुत सारा सीडलिंग जो है वो तैयार हो गया, अब उसमें कौन सा आपका अच्छा है, जो एक अच्छे क्रॉप में कन्वर्ट हो सकता है, जो अच्छा हमको उपज दे सकता है, जो हमको खराब हो गया, जो आपका डिस्ट्रॉय हो गया है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। तो सीडलिंग जब बहुत सारा आपके पास रहेगा, तो जो उसमें से बेकार सीडलिंग है, आप उसको उसमें से क्या करते हो, निकाल सकते हो, और एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है हमारे लिए, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि हमको अब सीड को ये नहीं करना है, आपका स्कैटर नहीं करना है, हमको सीडलिंग को क्या करना है, खुद से जाके उसको इम्बेड करना है। तो जब हमको खुद से जाके इम्बेड करना है, तो हम सारे सीडलिंग को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे क्या कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं। तो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं हम दो सीडलिंग के बीच में, ठीक है। अब देखिए, The proper yields increases as unhealthy plants are sorted out। अगर आप सीडलिंग में से ही जो बेकार हमारा सीडलिंग है उसको हटा के उस जगह पे हेल्दी सीडलिंग को लगाते हैं, तो जब वो क्रॉप में तैयार होगा तो हमको बहुत ही अच्छा फसल, बहुत ही अच्छा उपज देगा, बहुत ही अच्छा अमाउंट में अनाज जो है उस खेत से, उस फार्म से जो होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये एक फायदा है किसका, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन का। अब देखिए, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन यानी कि आपने या तो डायरेक्ट सीड के माध्यम से सीड को खेत में सोइंग कर दिया, या आपने क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से सीडलिंग को इम्बेड कर दिया किसमें, खेत में। यानी किसी भी तरीका से आपने अपने नए से सेल को, जो आपका एक कन्वर्ट होगा प्रॉपर क्रॉप में, एक न्यू बेसिक यूनिट को अपने खेत में डाल दिया है। अब उसको तैयार होना है, तो अब अगर आपने उस न्यू बेसिक यूनिट को खेत में डाल दिया है, उसको तैयार होना है, तो उसके बाद आपका काम होता है कि अब उसको आप क्या दीजिए, एक इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड, आप उसको क्या दो, कंडीशन दो जो उसको ग्रो करने में रिक्वायर्ड हो। तो सबसे पहला आता है आपका क्या,
तो मैन्योर को ऐड करना, खाद को ऐड करना, ठीक है। अब खाद मैन्योर को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग करेंगे। क्या बोलेंगे, मैन्योरिंग यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने खेत में, अपने फार्म में, अपने सीडलिंग में, अपने सीड में किसको ऐड करेंगे, मैन्योर को ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैन्योर होता क्या है, तो मैन्योर आपका एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब कि जिसको हम लोग कहां से निकाले, तो जिसको हम लोग एनिमल प्रोडक्ट से निकाले या प्लांट प्रोडक्ट से। तो एनिमल प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्ट से निकला हुआ जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो मैन्योर हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग प्लांट या एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके और तैयार करते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, तो प्लांट या एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके और तैयार किए गए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग मैन्योर कहते हैं। और इसी मैन्योर को हम लोग आफ्टर सोइंग द सीड और आफ्टर इम्बेडिंग द सीडलिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने खेत में डालते हैं। और मैन्योर को खेत में डालते हैं तो फिर जाके वो खेत में जो हमारा ह्यूमस का मात्रा है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ह्यूमस का जो मात्रा है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब ये मैन्योर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो देखो जो मैन्योर है आपका, ये आपका तरीका बांटा जाता है इनकी प्रिपरेशन करने के तरीकों पे, मेथड पे। तो जो आपका फार्म यार्ड है, ठीक है, तो फार्म यार्ड मैन्योर पहला तरीका होता है फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर, तीसरा क्या होता है, कंपोस्ट, ठीक है। पहला क्या होगा, फार्म यार्ड मैन्योर का जो 3 तरीका है उसमें सबसे पहला हमारा होता है फार्म यार्ड मैन्योर, दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर और तीसरा होगा आपका कंपोस्ट, जिसको आप लोग क्लास 6-7 में भी पढ़े हुए हो कंपोस्ट को, ठीक है। तो फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और तीसरा है कंपोस्ट। तो फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में आपको क्या जानना है, तो फार्म यार्ड मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म यार्ड वेस्ट लाइक डंग, स्ट्रॉ एंड लीव्स। जो आपके घरेलू वेस्ट है, जो आपके घरेलू, अगर आप कोई पेट रखे हो, यानी गाय रखे हो या भैंस रखे हो, यानी कि काऊ बुफेलो अगर आप पाले हो, तो उनका जो डंग है या जो आपका घरेलू डंग होता है, जो स्ट्रॉ भूसे होते हैं, जो लिप्स पत्ता सूखे पत्ते होते हैं, तो इनसे बनाया गया जो मैन्योर होता है उसको हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। दूसरा होता है ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट विच आर प्लॉड अलोंग विद द सॉइल। तो अगर मान लीजिए कि आपके खेतों में हरे हरे पत्ते आके क्या है, पूरी तरीके से गिरे हुए हैं, आप उस पत्ते के साथ उसमें उस खेत को जोतवा दिए हो, उस खेत में जुताई करा दिए हो, तो वो जो ग्रीन लिप्स है, जो ग्रीन आपका पत्ता है, वो आपका जिस मैन्योर में कन्वर्ट होगा उसी खेत में, उस मैन्योर को हम लोग कहते हैं ग्रीन मैन्योर। तीसरा होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट को आप कैसे प्रिपेयर करते हो, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो हमारा वेजिटेबल का वेस्ट है, जो हमारे फ्रूट का वेस्ट है, यानी कि जो हमारा किचन का वेस्ट है, उस किचन के वेस्ट को एक बड़े से गड्ढे में स्टोर करके उसके अंदर कुछ अर्थवर्म्स को डाल के, रेडवर्म्स को डाल के कुछ दिनों तक छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद वो सारा वेस्ट जो है वो एक मैन्योर में कन्वर्ट होता है। उसी मैन्योर को हम लोग कंपोस्ट कहते हैं और उस कंपोस्ट को हम क्या करते हैं, जाके अपने खेत में डालते हैं। तो ये हमारे मैन्योर का तीसरा टाइप था, कौन सा, कंपोस्ट, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं फर्टिलाइजर पे। तो बच्चों आपको बता रहे थे कि फर्टिलाइजर क्या होता है। तो फर्टिलाइजर हमारा एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसका मैन्युफैक्चर हम फैक्ट्रीज में करते हैं। और फैक्ट्रीज में करते हैं किसके लिए, एक खास प्रकार के न्यूट्रिएंट को क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए उस सॉइल में। अब कौन सा न्यूट्रिएंट वो हो सकता है, तो वो खास प्रकार में फास्फोरस का मात्रा हो सकता है, पोटेशियम का मात्रा हो सकता है, ठीक है, या नाइट्रोजन का मात्रा हो सकता है। तो एक खास प्रकार के न्यूट्रिएंट को सॉइल में प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग फैक्ट्रीज में कुछ केमिकल कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसी केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं। समझिएगा, फैक्ट्री से बनाया गया जो केमिकल कंपाउंड है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी खास प्रकार के न्यूट्रिएंट को ही खेत में क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा, उसको हम लोग फर्टिलाइजर कहेंगे। और हमारे घर के कचरे से, हमारे घर के वेस्ट से, डंग से, ठीक है, किचन के कचरे से, इन सब चीजों से, ग्रीन पत्तों से जो आपका बनाया गया मैन्योर होता है, जिसमें खास प्रकार का न्यूट्रिएंट तो नहीं होता है, ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उनको हम लोग मैन्योर कहते हैं। और ये फैक्ट्रीज वाले को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं।
तुरंत हम इनके बीच में क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि मैन्योर आपका प्रकृति के सब्सटेंस से बना हुआ एक नेचुरल सब्सटेंस है और फर्टिलाइजर आपका एक केमिकल सब्सटेंस है जो फैक्ट्रीज में हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है मैन्योर जो है इसमें किसी खास प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खेत में डाल सकते हो, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा वो फायदा करेगा। लेकिन फर्टिलाइजर जो है ये आपका न्यूट्रिएंट स्पेसिफाई है, यानी कि इसमें खास प्रकार का एक ही न्यूट्रिएंट पाया जाता है। यही कारण है कि ये आपका कम मात्रा में खेत को आवश्यक होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप खेत में डाल दिए फर्टिलाइजर तो एक ही टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस वक्त वो उस खेत को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तीसरा है कि इट इज नॉट रिडली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। मैन्योर जो है ये आपका पानी में आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है, इसीलिए ये धीरे धीरे आपका प्लांट इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर जो है ये आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए प्लांट जो है आपका प्लांट जो है इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर में जो सॉल्युबल होगा उसी को ना प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि प्लांट वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो चूंकि ये आपका जल्दी क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता है तो ये प्लांट इसको जल्दी आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है प्लांट। और फर्टिलाइजर जो है वो आपका बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए फर्टिलाइजर को एक प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगला है कि अगर फर्टिलाइजर इतना हमारे लिए हानिकारक है, अगर एक्सेस मात्रा में हो गया तो पॉइजन का काम भी कर सकता है, हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो सर क्या ऐसा तरीका नहीं है कि या तो हम मैन्योर का इस्तेमाल करें या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करके किसी अल्टरनेटिव मेथड का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट का मात्रा खत्म ना हो, प्रॉपर अमाउंट में हो। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम इसीलिए ना कर रहे हैं कि हमारे खेत में न्यूट्रिएंट खत्म हो गया है, पोटेशियम खत्म हो गया है, हमारे खेत में फास्फोरस का मात्रा नहीं है, उसी के मात्रा को दोबारा रिचार्ज करने के लिए हम लोग एक खास प्रकार की फर्टिलाइजर को डालते हैं। तो फर्टिलाइजर अगर हमारे क्रॉप्स के लिए हानिकारक है, हमारे लिए हानिकारक है, तो हम फर्टिलाइजर का दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं कि फर्टिलाइजर को ना डालें और हमारे खेत में न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो रिचार्ज होते रहे, बनी रहे। तो दूसरा तरीका है, पहला है आपका है फील्ड फैलो। उस दूसरे तरीके में सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, फील्ड फैलो, यानी दिस इन्वॉल्व्स लिविंग द लैंड फ्री फ्रॉम वन और मोर सीजन टू रीगेन न्यूट्रिएंट। यानी कि आप अपने खेत में अगर एक बार खेती किए तो दूसरी बार उसको छोड़ दो, ऐसे ही उसमें कुछ आपका दोबारा खेती ना करो ताकि वो न्यूट्रिएंट को क्या करे, रीगेन कर ले, दोबारा वो न्यूट्रिएंट को वर्षा होए, बारिश होगी तो आपका ऊपर से जो मिनरल्स है वो नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो दोबारा उस आपके सॉइल में क्या होगा, वो जो मिनरल्स होंगे वो रिचार्ज या रिप्लेनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले ये इस तरीके से भी आप फर्टिलाइजर का यूज करने से बच सकते हो। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया इन द सीक्वेंशियल सीजन। आप एक खास प्रकार के खेत में एक ही तरह के क्रॉप को ना डालो, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के क्रॉप को हर एक सीजन में क्या करोगे, जर्मिनेट करोगे, तो वो तो अपना पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लेता रहेगा। अब लेता रहेगा तो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी तो जाहिर सी बात है कि उस जगह पे उस सॉइल में हो ही जाएगी। तो आप क्या करो, क्रॉप को रोटेट करते रहो, अलग अलग तरह के क्रॉप को एक पर्टिकुलर लैंड में क्या करो, जर्मिनेट करो। इससे सारा न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होते रहेंगे और बैलेंस अमाउंट में होंगे, कोई न्यूट्रिएंट आपका ज्यादा मात्रा में कम नहीं होगा। ठीक है, अगला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। समटाइम्स टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रो टुगेदर इन द सेम फील्ड कॉल्ड मल्टीपल और मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी कि आप ये भी कर सकते हो कि एक बार में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करके और तब खेत में लगा सकते हो। इससे दोनों क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है और आपका न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट है वो बैलेंस फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, जैसे कि आप गेहूं के साथ ये मस्टर्ड को, यानी वीट के साथ मस्टर्ड को, गेहूं के साथ सरसों को क्या कर सकते हो, एक साथ आप उपजा सकते हो। और फार्मर्स लोग, जो किसान भाई लोग होते हैं, वो गेहूं के साथ सरसों को उपजाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे या मल्टीपल क्रॉपिंग का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए
ये जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को जो कि आपको हम बोले थे 2 पार्ट में कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 जो है वो आके खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में, और आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है, कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए एनर्जी के साथ सेकंड पार्ट, इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा के पढ़ाई करिए।